हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 15 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के सहारनपुर निवासी किस वैज्ञानिक को कनाडा में विलियम नीवेल पावर इलेक्ट्रॉनिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन, बी है आलोक मित्तल, सी है अशोक पांडे और डी है दिनेश मोहन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन। कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन को विलियम नीवेल पावर इलेक्ट्रॉनिक अवार्ड से नवाजा गया है। अक्टूबर 1958 में सहारनपुर के चिल्काना में लाला फकीर चंद जैन के परिवार में जन्मे डॉक्टर प्रवीण जैन 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। डॉक्टर प्रवीण जैन ने 1980 में मोतीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज इलाहाबाद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और 1981 में वह कनाडा चले गए। वहीं पर रहते हुए उन्होंने ME की डिग्री प्राप्त की और फिर PhD के बाद कनाडा में विभिन्न स्थानों पर नौकरी की। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन, इन्हें कनाडा के एक प्रतिष्ठित पुरस्कार विलियम नीवेल पावर इलेक्ट्रॉनिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ है तो ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 1958 में इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये हैं वैज्ञानिक प्रवीण कुमार जैन। अगला क्वेश्चन है, यूपी में फैल रही नई बीमारी ब्लैक फंगस के सबसे अधिक मरीज कहाँ पाए गए? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है वाराणसी, सी है लखनऊ और डी है आगरा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। कोरोना संकट के बीच म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस ने चिंता और बढ़ा दी है। प्रदेश में 73 मरीज सामने आए हैं। इनमें कानपुर में 2 मरीजों की मौत हो चुकी है, मथुरा में 2 और लखनऊ में 1 मरीज की आंखों की रोशनी जा चुकी है। सर्वाधिक मरीज 20 वाराणसी में सामने आए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार नमी के जरिए ब्लैक फंगस ज़्यादा पनपता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि कोरोना काल में अभी जो कोरोना की स्थिति पूरे देश में चल रही है और उसी के चलते एक नई बीमारी ब्लैक फंगस जो है वो भी भारत में फैल रही है। अब ये जो ब्लैक फंगस है ये है क्या? तो ये कोरोना मरीजों में फंगल इन्फेक्शन है जिसे ब्लैक फंगल इन्फेक्शन कहा जा रहा है। और इसके मामले जो वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। और ये जो बीमारी है इसमें होता क्या है तो इसमें आँखों की रोशनी चली जाती है और शरीर की जो कुछ अंग हैं वो भी काम करना बंद कर देते हैं। और ये जो है जो ब्लैक फंगस है ये ज़्यादा खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसमें जो मृत्यु दर है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। जिस तरह से कैंसर होता है उसी तरह से ये जो बीमारी है व्यवहार करती है। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि कुछ महीने लगते हैं, किसी व्यक्ति को अगर कैंसर होता है तो कुछ महीने लगते हैं तभी जो है उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। लेकिन ये जो ब्लैक फंगस है इसमें कुछ दिनों में ही बल्कि कुछ घंटों में ही व्यक्ति की जान चली जाती है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो ब्लैक फंगस बीमारी है ये आँखों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। अगला क्वेश्चन है, BHU और किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रतिरक्षा बढ़ाने को लेकर एक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन नंबर ए है जापान, बी है कनाडा, सी है अमेरिका और डी है बांग्लादेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। कोरोना वायरस से अपने को बचाने एवं शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने को लेकर चिकित्सा विज्ञान संस्थान BHU स्थित न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर अभय कुमार सिंह एवं प्रोफेसर रामेश्वर नाथ चौरसिया के साथ ही अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर देवाशीष बागची द्वारा
एक पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक पिछले माह ही विश्व प्रसिद्ध पब्लिशर टेलर एंड फ्रांसिस प्रेस इंग्लैंड द्वारा प्रकाशित हुई। इसका शीर्षक क्या है? तो ध्यान रखना है, ये जो पुस्तक है इसका शीर्षक है एंटीऑक्सीडेंट एंड फंक्शनल फूड इन न्यूरो डिजेनरेटिव डिऑर्डर्स यूजर्स इन प्रिवेंशन एंड थेरेपी, इस पुस्तक का शीर्षक है। और ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो ध्यान रखना है कि BHU स्थित न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर अभय कुमार सिंह और प्रोफेसर रामेश्वर नाथ चौरसिया के साथ जो अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं देवाशीष बागची द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक में विभिन्न प्रकार के रोगों को अपने खान पान द्वारा ठीक करने पर जोर दिया गया है। इस पुस्तक में विषाणु रोगों से लड़ने के लिए जिंक और विटामिन डी के महत्व को समझाया गया है, जो एंटीवायरस एक्टिविटी की क्षमता को कायम रखता है। तो ध्यान रखना, ये जो पुस्तक है इसमें विभिन्न प्रकार के रोगों को अपने खान पान द्वारा ठीक करने पर जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय में 2 बार चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन नंबर ए है अरुणिमा सिन्हा, बी है कामी रीता शेरपा, सी है प्रेमलता अग्रवाल और डी है मिंगमा तेंजी शेरपा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मिंगमा तेंजी शेरपा। नेपाल के 43 वर्षीय पर्वत गाइड मिंगमा तेंजी शेरपा ने एक मौसम में सबसे कम समय में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह जानकारी गुरुवार को आयोजकों ने दी। पूर्वी नेपाल के शंखुवासभा जिले का निवासी शेरपा पहली बार 7 मई की शाम को एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचा और फिर 11 मई की सुबह दूसरी बार दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गया। इससे पहले भारतीय पर्वतारोही अंशु जामसेनपा ने 2017 में 118 घंटे और 15 मिनट के अंदर 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रिकॉर्ड बनाया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय में 2 बार चढ़ाई करने वाला कौन बन गया है? तो ये नेपाल के पर्वतारोही हैं मिंगमा तेंजी शेरपा। ये जो है सबसे कम समय में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़कर के इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। और इनसे पहले जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय में जो रिकॉर्ड था वो किनका था? तो भारतीय पर्वतारोही थे अंशु जामसेनपा। इन्होंने 2017 में 118 घंटे 15 मिनट में ये रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अब इनका जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया गया है और ये रिकॉर्ड अब किसके नाम हो गया है? तो मिंगमा तेंजी शेरपा के नाम ये विश्व रिकॉर्ड हो गया है। अब दोस्तों माउंट एवरेस्ट के बारे में अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट ये दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ध्यान रखना है 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है 29 मई 1953 को। कब? 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पर न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाली मूल के भारतीय नागरिक तेंजिंग नार्गे शेरपा सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अभी हाल ही में जो कामी रीता शेरपा हैं ये नेपाल के पर्वतारोही हैं और इनके नाम माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड है। और इन्होंने अभी हाल ही में 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर के ये विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो आपको इनका नाम भी अच्छे से ध्यान रखना है कि सर्वाधिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कौन है? तो कामी रीता शेरपा 25 बार ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर के विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थे? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है बछेंद्री पाल। और ये माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी? तो ध्यान रखना है 1984 में बछेंद्री पाल जो है सबसे पहले भारतीय महिला हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ध्यान रखना है जुंको ताबेई। ये जापान की हैं और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें माउंट एवरेस्ट से संबंधित अच्छे से ध्यान रखनी है और ये कई बार एग्जाम में पूछी भी गई हैं। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में निम्न में से किसे नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है माधव कुमार, बी है केपी शर्मा ओली, बी है पुष्प कमल दहल और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाल की संविधान के तहत सबसे बड़े दल के नेता होने के कारण ओली को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है। ऐसा उन्होंने देश के संविधान में प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो किसे नियुक्त किया गया है, तो फिर से केपी शर्मा ओली को जो है नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और नेपाल की राजधानी क्या है, तो ध्यान रखना है काठमांडू, और नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। और नेपाल के जो पीएम हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो कौन बन गए हैं? केपी शर्मा ओली। और नेपाल के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो विद्या देवी भंडारी वर्तमान में नेपाल की राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी होने पर निम्न में से कौन सी टीम 121 रेटिंग अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है वेस्ट इंडीज, सी है श्रीलंका और डी है बांग्लादेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत 24 मैचों में 121 रेटिंग पॉइंट के साथ टेबल में टॉप पर है। विराट कोहली के नेतृत्व वाली भारतीय टीम के बाद न्यूजीलैंड की टीम 120 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर है। इंग्लैंड 109 रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है और चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है 108 रेटिंग के साथ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत जो है वो 24 मैचों में 121 रेटिंग पॉइंट के साथ पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए है राहुल द्रविड़, बी है अजय जडेजा, सी है रमेश पोवार और डी है सचिन तेंदुलकर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रमेश पोवार। पूर्व स्पिनर रमेश पोवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। रमेश पोवार को डब्ल्यू.वी. रमन की जगह यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि रमेश पोवार इससे पहले भी टीम के साथ इस भूमिका में रह चुके हैं। रमेश ने भारत के लिए 2 टेस्ट और 31 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने टेस्ट में कुल 6 वनडे और 34 विकेट झटके हैं। वनडे में उन्होंने एक अर्धशतक की मदद से कुल 163 रन बनाए हैं। उन्होंने अपने करियर में 148 फर्स्ट क्लास मैच खेले जिनमें कुल 470 विकेट झटके। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो रमेश पोवार को जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसकी जगह ली है, तो ध्यान रखना है डब्ल्यू.वी. रमन की जगह इन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 12 मई, बी है 13 मई, सी है 14 मई और डी है 15 मई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 15 मई। संयुक्त परिवार के महत्व और जीवन में परिवार की जरूरत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। परिवार के महत्व को बनाए रखने के लिए साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने हर साल परिवार दिवस मनाने की घोषणा की थी। परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने, वैश्विक समुदाय परिवारों को जोड़ने, परिवारों को प्रभावित करने वाले आर्थिक, जनसांख्यिकी और सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देने के लिए इस खास दिवस को मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रति वर्ष हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस की घोषणा कब की गई थी, तो ध्यान रखना है कि 1993 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने हर साल परिवार दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। तो अगला क्वेश्चन है,
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अरुण कुमार सिंह, बी है सुभाष मित्तल, सी है देवेश जैन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अरुण कुमार सिंह। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। अरुण कुमार सिंह वर्तमान में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक और रिफाइनरीज का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। और जो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी है राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने मिशन हौसला की शुरुआत की है। इसके तहत लोगों को दवा, ऑक्सीजन, प्लाज्मा, राशन आदि आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। पुलिस मदद करने और मदद चाहने वालों के बीच समन्वय स्थापित कर ज़रूरतमंदों को राहत पहुंचाएगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो मिशन हौसला ये एक पहल है, इसे किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो उत्तराखंड पुलिस ने इसकी शुरुआत की है। और ये जो मिशन हौसला पहल है इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों को दवा, ऑक्सीजन, प्लाज्मा और राशन आदि की जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो उपलब्ध कराना इस मिशन हौसला का उद्देश्य है। तो दोस्तों ये थे 15 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 निम्न में से किसने जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है फिक्की, बी है इरेडा, सी है नेस्कॉम और डी है सेल। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों वीडियो को डेली देखने की हैबिट बनाइए, तभी आप निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम होगा उसमें करंट अफेयर से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।